दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सरकार के एक एक्ट को लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ा बवाल मचा था। दी ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ने इसके खिलाफ बंद कॉल भी ऐलान किया था, लेकिन समय रहते उन्होंने बंद को कॉल ऑफ भी कर दिया था। जी हाँ, आज मैं उसी चर्चित एक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दी अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स इंसेंटिव्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट 2015 की। इस एक्ट के प्रोविजंस को पहले रिपील करने की बात चल रही थी, फिर बाद में इसे अमेंड करने की बात चल रही है। आगे वीडियो में मैं इस एक्ट के इतिहास से आपको वाकिफ करवाऊंगा और साथ ही हम एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, APDB-EAP एक्ट 2015-2020 मीन्स द अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स इंसेंटिव्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट 2015-2020। दरअसल ये एक्ट अरुणाचल प्रदेश में कंट्रैक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के ईज ऑफ वर्किंग के लिए बनाया गया एक्ट है, पर ऑफ कोर्स आज ये किसी और कारण के लिए चर्चा में है। जैसे कि आप भी जानते हैं, कई अन्य देशों की तरह भारत की राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी डेवलपमेंट के लिए बजट सेट करती है और इसी डेवलपमेंट वर्क के लिए रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को फंड एलोकेट करती है और हर डिपार्टमेंट उस फंड के अनुसार टेंडर फ्लोट करती है। फिर बिडिंग होती है और लोएस्ट रेट पे जो पार्टी बिड करती है उसे काम मिल जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्क मिल जाता है। इस तरह के काम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए केंद्र सरकार के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क को द CPWD यानी द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार कैरी आउट किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, CPWD को 1854 में एस्टैब्लिश किया गया था। 1972 में यूनियन टेरिटरी बनने से पहले अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा था, आप जानते हैं, और यह होम मिनिस्ट्री के अंदर आता था। इससे पहले 1965 तक नेफा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता था। मैंने नेफा के पूरे इतिहास के साथ पहले ही एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक यहाँ शेयर कर रहा हूँ। उस वक्त जहां तक डेवलपमेंटल वर्क्स की बात है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरिया होने के नाते इसे यहाँ पर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ही मेनली टेकअप करते थे, यहाँ के काम को संभाला करते थे। इसके अलावा यहाँ के लोग इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वर्क से उस वक्त इतने अवेयर नहीं रहे होंगे। हालांकि मेरी कोशिशों के बावजूद भी मुझे उस समय के नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। खैर, 1972 में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार ही काम होने लगा। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD 22 दिसंबर 1981 को क्रिएट किया गया था एज एन ऑफशूट ऑफ द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो द देन यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के डेवलपमेंटल वर्क्स को संभाला करते थे। फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश ने स्टेटहुड अटेन किया, पर उस वक्त तक भी स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट कामों को लेकर कोई स्पेसिफिक एक्ट पास नहीं हुआ था और सारे काम इसीलिए CPWD के रूल्स के मुताबिक ही होता रहा। 2007 में दोरजी खांडू सरकार आई। इस सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट कामों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स इंट्रोड्यूस किया, सेट ऑफ रूल्स तैयार किया, जहां सारे एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर्स को एनलिस्ट किया गया, जिसे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स एनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इन वर्क्स डिपार्टमेंट रूल्स 2008 का नाम दिया गया। एक्चुअली ये सेट ऑफ रूल्स दरअसल द CPWD रूल्स का ही कुछ स्टेट वर्जन था। कट टू 2015 में नाबम तुकी के चीफ मिनिस्टरशिप में एक कानून पारित किया गया। यही कानून द अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स इंसेंटिव्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट 2015। जिन्होंने इस कानून को पारित किया, उनका तर्क था कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स और उनसे जुड़े इनकम की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही थी। जैसे आप जानते हैं, अरुणाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कम्युनिटी रहती है और सरकार का मानना यह था कि इन सारी कम्युनिटीज़ को इन सारे कामों में पार्टिसिपेट करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट और इंडिविजुअल का इक्विटेबल ग्रोथ हो, क्योंकि स्पेशली उस वक्त कैपिटल बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स ही सारे कामों में अपना हाथ डाल रहे थे और बाकी छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स जो डिस्ट्रिक्ट में थे वे डिप्राइव्ड फील कर रहे थे। तो 13 अप्रैल 2015 को नोटिफाई किए गए इस कानून के अनुसार तब से अरुणाचल में आए कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स को उसी डिस्ट्रिक्ट में बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा ही किए जाने थे। इस एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक कुछ अमाउंट तक कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स का कम्युनिटी ब्लॉक लेवल, रेस्पेक्टिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ही तय था। इस एक्ट के खिलाफ भी उस वक्त कुछ आवाज़ें उठी थी, पर समय के साथ लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया और तभी से इस कानून के अनुसार यह काम चलता रहा। फिर इस साल जब यह कानून कुछ अमेंडमेंट के बाद फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, तो सोसाइटी के कुछ सेक्शंस ने, स्पेशली द ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ने इसका विरोध किया।
उनकी मांग शुरू में इस एक्ट को पूरी तरह से रिपील करना था, लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट्स लाने की मांग थी। आंसू के इस डिमांड के अलावा कुछ और 9 डिमांड्स थे, पर सबकी नजर इसी एक्ट पर थी, रिपील या अमेंडमेंट पर थी। अब चलिए थोड़ा अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स इंसेंटिव्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट 2015 और 2020 के कुछ डिफरेंसेस को समझते हैं। इसके बाद हम आगे चलकर मेरी नज़र में इस कानून के मेरिट्स और डिमेरिट्स पर भी थोड़ा बात करेंगे, इसे थोड़ा समझेंगे। तो 13 अप्रैल 2015 को और 2 नवंबर 2020 को पब्लिश किए गए इस एक्ट में भी थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं। 2015 के कानून के मुताबिक 50 लाख तक के कॉन्ट्रैक्ट काम कम्युनिटी ब्लॉक लेवल के क्लास 5 और क्लास 4 के कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता था, जबकि अभी 2020 के एक्ट के मुताबिक कम्युनिटी ब्लॉक लेवल के क्लास 5 और क्लास 5A के कॉन्ट्रैक्टर्स को 20 लाख तक के काम मिलेंगे। 2015 के कानून के मुताबिक 50 लाख के ऊपर से लेकर 1 करोड़ तक के जो काम असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के क्लास 4 और क्लास 3 के कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता था, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया है। लेकिन यहां 2020 के एक्ट में रादर एक नई कैटेगरी इंसर्ट कर दिया गया है, जहां कम्युनिटी ब्लॉक लेवल के क्लास 5A कॉन्ट्रैक्टर्स को 20 लाख के ऊपर से लेकर 50 लाख तक के काम को दिया जाएगा। 2015 के एक्ट के अनुसार 1 करोड़ के ऊपर से लेकर 3 करोड़ तक के जो काम असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के क्लास 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता था, वही अब 2020 में असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के ही क्लास 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को भी यहां एलिजिबल बनाया गया है। 2015 के एक्ट के अनुसार 3 करोड़ के ऊपर से लेकर 5 करोड़ तक के जो काम असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के क्लास 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता था, अब 2020 में इसकी अपर सीलिंग को 8 करोड़ तक का बनाया गया है। 2015 के एक्ट के मुताबिक 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के काम को डिस्ट्रिक्ट के क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर्स को ही मिलता था। अब 2020 में ये अपर सीलिंग भी 20 करोड़ तक का हो गया है। 2015 के एक्ट के मुताबिक 10 करोड़ के ऊपर के काम नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ओपन था, लेकिन अब 2020 में ये सीलिंग बढ़कर 20 करोड़ तक का हो गया है। मीनिंग देयर बाय 20 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट वर्क अब डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स ही कर पाएंगे। Now, this is the whole description of the contract work in accordance with the act in discussion. चलिए अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बातों को थोड़ा समझते हैं। भाई देखिए, ये मेरी अपनी निजी राय होगी, तो आप इससे सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। Now, if we talk about the advantages, my dear friends, सबसे पहला एडवांटेज मुझे लगता है सच में इस एक्ट के जरिए इंसेंटिव्स और रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इससे रिलेटेड दूसरा एडवांटेज ये रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश्ड छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बराबर का मौका मिलेगा। तीसरा, जब यहाँ के लोकल्स काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि वे ज़्यादा अकाउंटेबल भी होंगे और इस कारण उनका डेडिकेशन और सिंसियरिटी ज़्यादा होगी, एंड एज ए रिजल्ट द क्वालिटी ऑफ द वर्क इज लाइकली टू बी मच बेटर। चौथा, क्योंकि ये कम्युनिटी ब्लॉक्स और असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज जैसी छोटी यूनिट्स का भी ख्याल रखती है, तो ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बहुत बढ़िया मौका दे सकता है और एक्सपीरियंस करने का एक अच्छा माहौल बना सकता है। पांचवा, क्योंकि ये एक्ट 20 करोड़ तक के कामों को भी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिजर्व करती है, तो डिस्ट्रिक्ट्स के उभरते नौजवानों के लिए कंपटीटर्स कम होंगे और उनको भी वेंचर करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। छठा, यूँ तो अरुणाचल प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है, पर जब ट्राइब्स की बात आती है, यहाँ पर कम्युनिटी की बात आती है, तो यहाँ के लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं। कुछ लोग सही गलत देखे बगैर अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स के सपोर्ट में ब्लाइंडली खड़े हो जाते हैं। ये एक्ट क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के एंटरप्रेन्योर्स को, यानी एक कम्युनिटी के लोगों को अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मौका दे रहा है, तो उन पर कम्युनल अटैक या उनसे जुड़े किसी भी कम्युनल खतरे को मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि ये अपने ही डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होंगे। इसे मैं और थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। मान लीजिए एक कम्युनिटी है, इसके किसी मेंबर ने कम्युनिटी बी की जगह काम किया और अगर कभी काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ या फिर किसी और कारण से भी वहाँ के लोकल्स ने, मतलब कम्युनिटी बी ने आवाज़ उठाई, कंप्लेन कर दी, तो बहुत मुमकिन है कि कम्युनिटी ए के उस मेंबर के सपोर्ट में कम्युनिटी ए के दुनिया भर की सोसाइटी और ट्राइब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो जाएंगे। इसी के चलते तो कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी रिसेंटली हुए अरुणाचल में स्कैंडल, आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल्स इन अरुणाचल प्रदेश में किसी की गिरफ्तारी तक नहीं, उनका नाम तक नहीं उछाला गया। और यही एक बड़ा कारण भी है कि अरुणाचल प्रदेश में करप्शन का सिलसिला जल्दी खत्म नहीं होगा। कुछ लोग कम्युनिटी और सोसाइटी के सपोर्ट कंधे पर लेकर चढ़ते हैं और उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। वी मस्ट रेक्टिफाई दिस।
तो ये कुछ मेरिट्स हैं जो मुझे समझ में आती हैं। अब आइए कुछ डिमेरिट्स की बातें करते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस एक्ट के डिमेरिट्स में सबसे पहले मैं समझता हूं, ये एक तरह से पैन अरुणाचल वाली फीलिंग को खत्म कर देती है। मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट, तुमसे कोई मतलब नहीं। मतलब वेस्ट सियांग के लोगों का लोअर सुबनसिरी के डेवलपमेंट में कोई हाथ नहीं होगा। दूसरा डिमेरिट, इसी के चलते अरुणाचल के जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका एक्सपोजर बहुत कम हो जाएगा। मतलब नमसाई का कोई बंदा नमसा में रह जाएगा और कुरुंकुमे का कोई लड़का कुरुंकुमे में रह जाएगा। मतलब एक भाई दूसरे भाई के घर नहीं जा सकता। तीसरा डिमेरिट, मुझे लगता है ये जो फेयर कंपटीशन और कॉन्स्टिट्यूशन का जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट है, ये उन दो कंसेप्ट को ही वायलेट कर देता है। लेट मी एक्सप्लेन। सपोज डिस्ट्रिक्ट ए का पॉपुलेशन 100 है और डिस्ट्रिक्ट बी का 50, तो क्या ऐसा नहीं है कि 100 पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट 50 पॉपुलेशन वाले से डबल कंपटीशन कर रहा है क्योंकि इसका पॉपुलेशन ज्यादा है? चौथा डिमेरिट, रादर ये लोगों का अप्रेंशन होगा। ये जो डिमेरिट है, फोर्थ डिमेरिट, इसे समझिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कामों के लिए फ्रैंकली 3 P's की जरूरत पड़ती है, पावर, पोजीशन और पैसा। और ये तीनों चीजें फिलहाल सिर्फ हमारे लेजिस्लेटर्स के पास है, मंत्रियों के पास है। इस कारण लोगों को यह अप्रेंशन है कि विदाउट एनी कंपिटिटर्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द स्टेट और फ्रॉम कंट्री, उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा और सारे काम वे खुद ही सैंक्शन करेंगे, खुद ही काम करेंगे, खुद ही बिल को ले जाएंगे। पांचवा डिमेरिट, ये जरा गंभीर है। अगर एमएलएस और मिनिस्टर्स के इंटरफेरेंस को रूल आउट कर दें तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे रजिस्टर्ड तो हैं पर जेन्युइनली क्वालिफाइड, फाइनेंशियली साउंड और वेल इक्विप्ड कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं हो, तो ऐसे फर्म्स के कॉन्ट्रैक्टर्स पड़ोसी असम या किसी और राज्य के लोगों को अपने फर्म्स को दे सकते हैं। सिर्फ नाम उनका होगा, बाकी काम और मुनाफा बाहर के लोगों के लिए होगा। इससे दो अनडिजायर्ड रिजल्ट्स आ सकते हैं। पहला, अरुणाचल का इकोनॉमिक ड्रेन होगा और दूसरा, क्योंकि बाहर के राज्य के लोग दे विल बी लीस्ट बोदर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वर्क, तो काम की क्वालिटी भी कंप्रोमाइज हो सकती है। दीज आर द लीस्ट ऑफ डिमेरिट्स दैट आई कुड थिंक ऑफ। तो चलिए कंक्लूजन में आते हैं। तो ये जो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन के डिमांड्स में अकॉर्डिंग टू देयर लेटेस्ट स्टेटमेंट, अभी का जो एक्ट है जो पहले रिपील करने की बात हो रही थी, वो अब इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं। मुझे करंटली ये आइडिया नहीं है कि वे किस तरह के अमेंडमेंट्स चाहते हैं, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें अमेंडमेंट्स के स्कोप हैं। फॉर इंस्टेंस, ब्लॉक लेवल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी एनलिस्टमेंट प्रॉपर होनी चाहिए और इसके लिए प्रोसेस और क्राइटेरिया दोनों तय की जानी चाहिए। इसके अलावा एमएलएस या मिनिस्टर्स के जो किट एंड किन्स हैं उनके लिए एक अलग कानून पारित कर सकते हैं ताकि उनका जेन्युइन और जस्टिफाइड पार्टिसिपेशन हो, हर काम में उनका हाथ ना हो। ऐसे भी प्रोविजंस लाए जा सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो 60-40 का शेयर किसी दूसरे अरुणाचल के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग समवन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। ये एक प्रोविजन हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। फिर सरकार इसका भी ख्याल रख सकती है कि सेम डिस्ट्रिक्ट में रह रहे पुरोइक और योबिन ट्राइब जैसी कम्युनिटी के लोगों के लिए एक अलग कोटा हो। अगर इन सब बातों का ख्याल नहीं रखा गया तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट ही अधूरा रह जाएगा। वैसे तो ये सारे प्रोविजंस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, पर अगर इनमें भी डायलूशंस आ जाए तो इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दोस्तों, अगर हम कोई बदलाव चाहते हैं, अपने देश के, अपने राज्य की प्रगति चाहते हैं, तो हमें अपनी इंडिविजुअलिस्टिक व्यू को बदलनी होगी। दीज आर माई थॉट्स। इसके अलावा मैं एक और बात यह जोड़ना चाहता हूं। एज ए स्टेटेड अर्लियर इन दिस वीडियो, Arunachal Pradesh is a state with very sensitive people, especially with regards to one's community or one's tribe. तो कुछ भी कहने से पहले, खास करके इसे पब्लिक डोमेन में रखने से पहले, हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा, 100 बार सोचना होगा। हाल ही में मैंने एक लोकल यूट्यूब न्यूज चैनल पर देखा था, आप में से कई ने भी देखा होगा, जहां पर एंकर कह रहा है कि ये कानून निशी कम्युनिटी को टारगेट कर बनाया गया है। भाई, कहां से लाते हो ये सवाल? क्या आपको अंदाजा भी है कि ये कितना गंभीर आरोप है? इसका क्या परिणाम हो सकता है? जरा सोच समझ कर बोलिएगा। हमारे खास करके उन लोगों के जिन्हें लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम समस्या का समाधान ढूंढें, हम सोल्यूशन लाएं, हम समस्या उत्पन्न ना करें। अगर किसी को सच में कुछ कहना है तो अपने पॉजिटिव सजेशंस दीजिए, कोई सोल्यूशन बताइए, वरना ना ही बोलो तो ठीक है। क्योंकि कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई बवाल खड़ा हो गया तो जो लोग जिसके कारण ये मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुआ था वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे।
और आप डियर व्यूअर्स, अगर आपके मन में कोई पॉजिटिव सुझाव है तो प्लीज कमेंट कर हमें बताइएगा। लेट पीस प्रिवेल इन अरुणाचल प्रदेश। नो मोर बंद कॉल प्लीज। जय हिंद।